आज यूरोप की धरती खून की प्यासी हो गई है। वो अपने नौजवानों के लहू से अपने प्यास बुझाना चाहती है। उसका कारण यह है कि पहला और द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप से ही शुरू हुआ था और आज भी ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध तीसरा यूरोप से ही शुरू होगा। ये खेल कई सौ सालों से चल रहा है। हिंदुओं पर यह आरोप लगता है कि वो अलग अलग जातियों, अलग अलग संप्रदायों और अलग अलग सभ्यताओं में बटा हुआ विभक्त है। ये सही है कि हिंदू अलग अलग जातियों में बटे हैं, लेकिन ये भी सही है कि जो जातियां हिंदुओं की है, हर जाति की अलग अलग विशेषता है। हिंदुओं में अलग अलग जातियां होने के बावजूद भी उनके बीच में जातीय युद्ध, नरसंहार नहीं हुए हैं। हिंदू जातियों में आपसी दुश्मनी होने के बावजूद भी वो बैठकर बात कर सकते हैं, शत्रु बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। जहां इस्लाम में शिया और सुन्नी एक साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, उसी प्रकार ईसाई धर्मावलंबी भी है जो उसके अंदर भी घोर जातिवाद है। हम एशिया को या भारत के सब कॉन्टिनेंट को ये बताया जाता है कि ईसाई एक है, एक ही ईसा मसीह को, एक ही भगवान को पूजा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ईसाई तीन बड़े जातियों में विभक्त हैं: प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एंड ऑर्थोडॉक्स। प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका इत्यादि देशों में है। कैथोलिक पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस इत्यादि देशों में है। और ऑर्थोडॉक्स रूस और उसके पुराने मित्र देश या पूर्वी यूरोप के देश है जो ऑर्थोडॉक्स है। इनमें आपसी दुश्मनी ऐसी है कि एक दूसरे की उन्नति ये स्वीकार नहीं कर सकते। इनका इतिहास गवाह है कि इनके आपस में इनके बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, नरसंहार हुए हैं, एक दूसरे को फूटी आग निस्वाते हैं। और ये एशियाई देशों में अपने आप को सबसे सुसभ्यत मानते हैं, एक बताते हैं, जातिवाद नहीं बताते हैं। आज भी ये खेल यूरोप में चल रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने 15 देशों का एक समूह बनाकर सोवियत संघ की स्थापना की थी, जिसकी सभ्यता, संस्कृति रूस के लोगों जैसी है, और ईमानदारी से सोवियत संघ ने इन 15 देशों के साथ अपना भी डेवलपमेंट, विकास किया था और शिक्षा, अर्थव्यवस्था के समान अधिकार सबको दिए थे और सबके साथ न्याय किया था और सभी देश विकसित हुए थे। ये बात प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों को खटकती थी कि ये ऑर्थोडॉक्स इतने अमीर क्यों, इतने सक्सेस क्यों हैं। उनको असफल करने के लिए शीत युद्ध भी आया था। इस शीत युद्ध के दौरान हथियारों का अनंत काल का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन शुरू हो गया, जिसमें हथियारों की लॉबी भी, हथियार कंपनियों की लॉबी भी इसमें संलग्न थी, जिसमें अपने हथियार बेचती थी। इन्होंने ग्रुप बना लिए दुनिया में और अपना व्यापार करती थी। शीत युद्ध के दौरान लिबरल और लेफ्टिस्ट, उनको ये भारी सफलता मिल गई थी जब गोर्बाचेव का शासन सोवियत संघ में था और उस सोवियत संघ को विघटित कर दिया था, उसमें सफलता प्राप्त हो गई थी उनको। उस 15 देशों को तोड़ने के बाद भी रूस ने उनसे भाईचारा रखा, उनके साथ काम आता रहा और उनकी सहयोग करता रहा। यूक्रेन, जो कि ये भी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, इसकी आधी से ज़्यादा कल्चर रशिया, रूस से मिलती है, उसका भाई है वो। लेकिन कुछ छोटी मोटी खटपट के कारण इसमें छोटा मोटा विवाद चलता रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। चेर्नोबिल परमाणु घर भी यूक्रेन के पास भी है।
ये लिबरल लेफ्टिस्ट यहाँ तक संतुष्ट नहीं हुआ, उसने रूस को तबाह करने के लिए और योजनाएं सोची। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, लेकिन उसकी आबादी बहुत कम। जिस प्रकार भारत में कांग्रेस ने मुसलमानों को सदैव डराया है कि बीजेपी आ जाएगी और तुम्हें बाहर से निकाल देगी, उसी प्रकार अमेरिका ने यूरोप के लोगों को डराया कि रूस है जो आगे बढ़कर तुम लोगों पर कब्जा कर लेगा, तुमको नष्ट कर देगा। तो उसके डर के कारण नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की स्थापना हुई। ये नेटो की स्थापना अमेरिका के पहल पर हुई, और जो कि इन साथी देशों की रक्षा रूस से करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। जैसे लिबरल लेफ्टिस्ट किसी देश का बेड़ा गर्क करने के लिए वहां की कोई कमजोर कड़ी को ढूंढते हैं, जिस प्रकार भारत में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को भी डीप स्टेट ने ढूंढा था और भारत को नष्ट करने, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए काम किया था, उसी प्रकार एक जेलेंस्की नामक कॉमेडियन जो कि फिल्मी एक्टर था और कॉमेडी शोज का आयोजन करता था, उसका एक टीवी सीरियल था सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक, जो कि देश की जनता की कोई शिकायतें, उनकी तकलीफ़ों, उनका समस्याओं का निवारण करने के लिए था। एक कॉमेडी शो था और 95 जगहों में ये अपने शो का आयोजन करता था। ये रसिया भाषा में था पहले, बाद में यूक्रेनी भाषा में चालू हो गया था। 1978 में जन्मे जेलेंस्की ने जो इसका राष्ट्रपति इस टीवी सीरियल में सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक राष्ट्रपति का रोल जो किया था, उसने उनको प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों को भी एक ऐसा आदमी मिल गया था जो रसिया को परेशान कर सके। उसको जेलेंस्की को चढ़ाया गया कि तुम्हारा विवाद है, तुम रसिया से भिड़ो, हम तुम्हें हथियार देंगे। और जेलेंस्की उनकी बातों में आ गया। जब पहले कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उससे मुलाकात हुई, उसकी सहायता लेने के लिए जेलेंस्की अमेरिका गया था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको समझाया था कि रसिया का सामना करना तेरी बूते की बात नहीं है, बहुत बड़ा हाथी है, तू समझौता कर ले। तू उसके डर से कि मैं नेटो में जाऊंगा तो तेरी सुरक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो कुछ मांग नहीं रहा है, वो तो यही कह रहा है कि तू नेटो में मत जा। लेकिन छोटे बच्चे की तरह जिद ठान लिया कि मुझे नेटो में जाना, मुझे नेटो में जाना है। और डोनाल्ड ट्रंप के बाद में जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि कट्टर लिबरल और लेफ्टिस्ट हैं, उनको ये मौका मिल गया जेलेंस्की के रूप में। उन्होंने भारी हथियार और साजो सामान खूब सप्लाई जेलेंस्की को की है, यूक्रेन को की है। जब पुतिन ने भी काफ़ी समझाया जेलेंस्की को, कोई नेटो में मत जा, जो तेरे को चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन उसका जिद था। तो इस विवाद में युद्ध शुरू हो गया। जेलेंस्की ने 18 से 60 साल के पुरुषों को युद्ध भूमि में झोंक दिया और बाकी बच्चों और महिलाओं को शरणार्थी के रूप में विदेश भेज दिया। इस युद्ध में यूक्रेन तबाह हो चुका है, उसको खड़े होने में 100-200 साल लगेंगे, लेकिन फिर भी उसका जिद है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे टर्म में फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में यही कहा था कि मैं यूक्रेन और रसिया की लड़ाई बंद करवा दूंगा, जो कि जेलेंस्की को ये पसंद नहीं था। उसका देश तबाह हो रहा है, फिर भी उसको पसंद नहीं था। अगला आदमी कह रहा है कि मैं युद्ध बंद करना चाहता हूं, और रसिया भी तैयार हो गया कि भाई मैं युद्ध बंद करना चाहता हूं, लेकिन जेलेंस्की नहीं चाहता था। अमेरिका ने उससे अपने जो हथियार दिए थे, उससे जो पैसे दिए थे, पैसे मांग लिए कि तू अपने मिनरल्स और माइंस दे दे, उसके बदले में मैं जो तेरे को हथियार और जो सहायता दी है मैं वापस लेना चाहता हूँ। जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के सामने बातचीत हुई, पूरी दुनिया में देखी थी, उसकी बदतमीजी देखी थी जेलेंस्की की। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अगर अमेरिका नहीं होता तो 2 हफ्तों के बीच, 2 हफ्तों से ज़्यादा रसिया का मुकाबला नहीं कर सकता था। अमेरिका के हथियारों के बल पर
है जो तू कब तक रूस का सामना करेगा। रूस इतना खराब देश नहीं है, तू उसे समझौता कर ले। और बीच वार्ता छोड़कर जेलेंस्की आ गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड में सभी यूरोपीय देशों ने जब ये वार्तालाप देखी तो सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि हम सब यूरोप के लोग हैं जो जेलेंस्की को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उसके साथ हैं, हम रसिया का सामना करेंगे। ये कैसी मजाक है कि 50 करोड़ का यूरोपीय संगठन, यूरोपीय देश, एक 30 करोड़ के अमेरिका वाले से कहते हैं कि 14 करोड़ के रसिया से उसको बचाया जाए। यूरोप के लोगों को ये मालूम है, यूरोप के देशों को मालूम है कि अमेरिका के बगैर वो खड़े नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन पर जेलेंस्की पर दबाव डाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि शुद्ध व्यवसायी हैं, पूंजीवाद समर्थक हैं, उन्होंने जासूसी सहायता रोक दी है और दूसरी सहायता भी उसको रोक दी है। तो जेलेंस्की को चिंता है, लेकिन ये चिंता क्या काम की, अभी तो समय लगेगा। और रूस ने भी तेज हमले कर दिए हैं। बात यह है कि जो लिबरल और लेफ्टिस्ट जो ऑर्थोडॉक्स को ख़त्म करना चाहता था, ये भी प्रोटेस्टेंट ही है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये शुद्ध व्यापारी होने के कारण ये जानते हैं कि रसिया से दोस्ती करके उससे माल कमाया जा सकता है। रसिया उसका इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दुश्मन उसका चाइना है। चीन है, चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है। अगर रूस से दोस्ती हो जाती है, रूस से समझौता हो जाता है, तो उसे व्यापार तो होगा, जो होगा उसका फायदा होगा ही। चीन को भी पटखनी दी जा सकेगी। चूंकि अब ये युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया का, रुका नहीं है। हम तो चाहेंगे कि ये युद्ध रुक जाए और शांति स्थापित हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी शांति चाहते हैं, शांति से सबको फायदा ही है। बाकी 4 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन के मारे जा चुके हैं, वो तबाह हो चुका है। उसको शांति समझौता करना चाहिए, युद्ध विराम करना चाहिए, नहीं तो कुछ कदमों बाद ही ये तीसरा विश्व है जो मानवता के विनाश का कारण इस कॉमेडियन के रूप में निकलेगा। जो कॉमेडियन अपने जिद पर अड़ा है, उसको समझना चाहिए, अपने देश को बचाना चाहिए, दुनिया को बचाना चाहिए।